बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो जो है मैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे बना रहा हूँ, जो कि CSS के कंपलसरी सब्जेक्ट पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक है। तो इसको बनाने का मकसद ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो रोज़ आए दिन यही होता है कि जी सिविल मिलिट्री रिलेशंस ख़राब हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशंस ठीक नहीं है जी, आर्मी जो है वो टेक ओवर करना चाहती है, ये वो इस तरह की जो वजूहात। तो मैंने इसको जो है वो 3 से 4 पोर्शंस में डिवाइड किया है, जिसमें मैं थोड़ा सा ज़रा फ़ौज का बैकग्राउंड बता दूंगा इंटरनेशनली। उसके बाद फिर मैं फ़ौज की वो मुदाखलत की वजूहात बताऊंगा कि काजेज़ ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशंस की मिलिट्री क्यों इंटरवेंशंस करती है। उसके बाद जो है फिर जो है एक शख्स है, उसको कहते हैं फाइनियर, उसका क्या तज़िया है इसके बारे में। उसके बाद जो है फ़ौज का जो है वो सियासी तरक्की में मस्बत क्या किरदार है और मनफी क्या किरदार है, इस चीज़ को जो है वो मैं बयान करूँगा। तो सबसे पहले जो है वो मैं इसको बयान कर देता हूँ कि फ़ौज जो है वो कदीम ज़माने से ही रियासत की जो है वो ताकत की अलामत रही है। तो इसमें जो है वो 2 ममालिक जो कि नुमायाँ थी उस वक़्त, जहाँ पर फ़ौज का जो रोल्स होता था, जिसमें फ़्रांस था और बरतानिया था। तो यहाँ पर जो है वो अगर चाहे बाद में जो है वो आकर डेमोक्रेसी कायम हुई, तो लेकिन उससे पहले जो है वो फ़ौज एक ताकत समझी जाती थी इदारे का। तो उसके बाद जो है कि फ़्रांस में फिर कभी मार्शल लॉ लग गए, कभी जो है वो डेमोक्रेसी आ गई, ये सिलसिला तवातर चलता रहा। लेकिन दुनिया के 2 ममालिक ऐसे थे जिनमें जो है वो मुसलसल डेमोक्रेसी का जो है वो मजबूती रही, मुसलसल डेमोक्रेसी की मजबूती रही, जिसमें अमेरिका और बरतानिया था। और फिर इसी को ही लोगों ने जो है वो मद्देनज़र बनाकर दुनिया में अपने एक निज़ाम कायम किए। तो उसमें ये होता था कि फ़ौज को वो इस्तेमाल करते थे अपनी मुख्तलिफ़ मुश्किलात के लिए, और बाद में उनको जो है वो उनकी बैरकों में भेज देते थे। तो ये तो फ़ौज का थोड़ा सा जो है ना वो बैकग्राउंड था, जिसमें अमेरिका में, फ़्रांस में और बरतानिया में ये चीज़ें रही। तो अब जो है वो फ़ौज की मुदाखलत की वजूहात क्या होती है। तो फ़ौज की मुदाखलत की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहली तो वजूहात यह है कि जिस वक्त मुल्क में सियासी इंतशार फैल रहा हो, तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी गैर तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो अक्सर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती हैं वो अक्सर अदम इस्तेहकाम का शिकार होते हैं। उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है उन ममालिक में। इसके अलावा जो है वो सियासी दीगर जमातें भी जो है वो अपने मफादात पहले सामने रखती हैं और कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट सामने नहीं रखती। तो जिसकी वजह से जो है वो फ़ौज इंटरवेंशन करती है। इसके जो है ना वो इन सूरत हाल को देखते हुए फ़ौज जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाती है। दूसरी वजह जो है वो इंटरवेंशन की, वो कहते हैं बड़ी ताकतों की पुश्त पनाही। बड़ी ताकतों की पुश्त पनाही में ये है कि जनाब अमेरिका जैसा मुल्क या चाइना जैसा मुल्क या रूस जैसा कोई मुल्क जो है वो अपने ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए दूसरे ममालिक को जो है वो ट्रेनिंग्स देते हैं, मिलिट्री को ट्रेनिंग्स देते हैं। तो मिलिट्री की ट्रेनिंग्स के दौरान जो है वो अपने लोगों को हम ख्याल बनाते हैं, आर्मी ऑफिसर्स को, या कोई उन्होंने बड़े काम निकलवाने हो तो उसके अलावा उसके साथ में जो है वो उनको पुश्त पनाही करती हैं और जो है वो तख्ते उलटने में मदद देती हैं। दूसरी वजूहत ये है। तीसरी वजूहत ये है कि इक़्तिदार हासिल करने की ख्वाहिश। बाज़ सूरतों में ऐसा होता है, कुछ फ़ौजी अफसरों को सियासी इक़्तिदार का बड़ा शौक़ होता है, तो उसमें जो है ना वो सियासी इक़्तिदार का नतीजा बगावत की सूरत में निकलता है। अब जैसा कि पाकिस्तान में जो है वो पहली गवर्नर जनरल असम्बली बनी, तो जिसमें जो अयूब खान को भी शामिल किया गया, तो उसकी इस ख्वाहिश ने जो है वो बाद में अक्टूबर 1958 में तख्ता उलटने में जो है वो किरदार अदा किया। उसके बाद फिर जो चौथी वजूहत है रिवायात का असर। कुछ हमारे ममालिक एशिया में ऐसे हैं जिसमें जो है वो रिवायत कायम हुई है, यानी एक ने मार्शल लॉ लगाया, फिर दूसरे ने लगा दिया, फिर तीसरे ने लगा दिया, तो इसमें जो है वो रिवायत का असर इसको कहते हैं। फिर कुछ नफसियाती वजूहत होती हैं। नफसियाती वजूहत से क्या मुराद है? कुछ जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जबकि उनमें अगर फ़ौज को ज़रूरत पड़ती है तो वो इस्तेमाल करके इंतज़ामी मुश्किलात के इस्तेमाल करके बैरकों में भेज दिया जाता है। जबकि जो अभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की कर रहे हैं अभी, तो उनमें जो है ना वो 2 मसाइल होते हैं। उनमें तो सबसे जो है वो स्ट्रॉन्ग इदारा तो वो आर्मी होता है, और बाकी इदारे जो है वो इतने मजबूत नहीं होते, और लोगों की कम शरह ख़वानगी और महदूद वसाइल की वजह से जो आर्मी का इदारा है दूसरों को सुपीरियर नहीं समझता, या दूसरों को कैपेबल नहीं समझता। तो जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ये मुल्क को मौजू चलाने के लिए मौजू नहीं है, और पाकिस्तान में इसकी सूरत हाल भी इसी तरह ही है। तो वो इक़्तिदार छीन लेते हैं। अब जिस वक्त फ़ौज इक़्तिदार छीन लेती है
तो वो किस किस्म का इक़्तिदार मतलब जो है ना वो आकर कब्ज़ा करती है। तो एक तो फ़ौज का ये होता है कि वो आइनी मुहाफ़िज़ का किरदार अदा करती है। जब अगर बाज़ मुल्कों में सियासी इंतशार हो जाता है तो मुल्क में सलामती को ख़तरात, अगर कोई सलामती ख़तरात लाग हो जाते हैं तो इस सूरत में फ़ौज मुल्क के आइन की हिफाज़त और दिफा के बहाने सिविल हुकूमत से इक़्तिदार छीन के और उसमें उनको आइनी तब्दीलियाँ करके जो है वो साइड पर हो जाती है। फिर उसके बाद यह है कि इनकलाबी किरदार के लिए बिलाए रास्ता अगर कोई मुल्क में डिज़ास्टर है, कोई तबाही आ रही है, मुल्क जो है वो फेल्ड स्टेट हो रहा है किसी मसला, तो वो डायरेक्ट फ़ौज इंटरवेंशंस करके मुल्क चलाना शुरू कर देती है। तीसरा जो है वो ये होता है कि फ़ौज आ जाती है, मार्शल लॉ लगा देती है और सिविल हुकूमत के साथ मिलकर जो है वो कंपैरेटिवली मुल्क चलाती है। तो ये 3 तरीके होते हैं फ़ौज के मुल्क चलाने के। अब इसके बारे में एक शख्स हैं, उनका नाम है फाइनर। तो वो देखते हैं कि उनके नज़दीक क्या है। वो कहते हैं कि जब भी कोई फ़ौज जो है वो मुदाखलत करती है तो वो 4 तरीक़े से करती है। तो वो कहते हैं असर रसूख के ज़रिए। वो कहते हैं कि फ़ौज का जो है वो जिस वक्त भी कोई मुल्क की पॉलिसी होती है तो फ़ौज उसमें असर रसूख करती है। दूसरा जो है ब्लैक मेल के ज़रिए, यानी बाज़ जो है वो हमारे हुक्मरान या हमारी सिविल गवर्नमेंट कमज़ोर हो जाए या किसी किस्म के मसाइल, करप्शंस या इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो फ़ौज उन पर नज़र रखती है और उनके जो है वो फाइलें दिखा के उनको ब्लैक मेल करके भी आ जाती है। फिर जो है वो तीसरी है सिविल हुकूमतों के रद्द बदल। बाद हमारे एशियाई ममालिक में एक सिविल हुकूमत मुकम्मल नहीं अपना टाइम पीरियड मुकम्मल नहीं करती, 2 साल मुकम्मल किए फिर कोई नहीं आ गई, नई ने 3 साल मुकम्मल किए नहीं आ गई, तो इसके रद्द बदल होने से भी फ़ौज जो है वो अपनी हुकूमत कायम करती है उनके ऊपर। फिर बराह रास्त कब्ज़ा कर लेती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जनाब अगर मुल्क में बिल्कुल ही कोई सूरत हाल बुरी होगी तो फ़ौज बराह रास्त कब्ज़ा करके आइन वगैरह को मुअत्तल कर देती है। तो इसके अलावा जो है आप ये देखते हैं कि फ़ौज का सियासी तरक्की में मस्बत किरदार क्या है। फ़ौज का सियासी तरक्की में मस्बत किरदार यह है कि फ़ौज जो है वो मुल्क के नज़्म व नस्क को बेहतर कर देती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है मुल्क के अंदर, अमन व अमान मुल्क में बहाल हो जाता है, कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलता है, सॉलिडेरिटी हो जाती है, इदारे मजबूत हो जाते हैं, इलाकायत का रुझान बढ़ जाता है, लोग आपस में एक दूसरे से जो है ना वो इंटरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये एथनिक जो है वो इंटीग्रेशंस होती है, वो एथनिक डिवीज़न ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद समाजी, मुआशी और सियासी इस्लाहात भी फ़ौज करती है। ठीक है जी। अब उसमें यह है कि शरह ख़ानदगी में भी इजाफ़ा हो जाता है, सरकारी मुलाजमत के लिए मेरिट का इंतखाब किया जाता है और दफ्तरों में हाज़िरियाँ बढ़ जाती हैं, मुल्क की मईशत से के लिए मुल्क से बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो जाता है, फ़लाह बहबूद के काम करते हैं। अब सियासी तरक्की पर मनफी असरात क्या होते हैं? मनफी असरात से मुराद ये है कि जो है वो अगर कोई बाहर से मुल्क इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो जो है वो इन्वेस्टर भाग जाते हैं। फिर क्या होता है, दूसरा बड़ा मसला ये है कि गैर आइनी हुकूमत का क़याम हो जाती है। जनाब कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट नहीं होती, वो आइन को तो मुअत्तल ही कर देते हैं। तीसरा जो है वो एक आमराना निज़ाम होता है, क्योंकि आमराना निज़ाम में ये होता है कि एक आदमी की हुकूमत होती है, जो है ना वो पूरी मैस या पब्लिक की हुकूमत नहीं होती है। उसके बाद जो है वो इख्तियारात की मरकज़ियत, इख्तियारात जो है वो सेंटर के इख्तियारात फ़ौजियों के पास होते हैं, बाकी किसी के पास नहीं होते। सिविल इंतज़ामिया पर जो है वो फ़ौज की बालादस्ती हो जाती है। सिविल इंतज़ामिया को फॉर द बेटरमेंट या फिनोमिनल प्रोग्रेस के लिए अवाम के काम के मदद ही नहीं मिलती, उनको मौका ही नहीं मिलता। तो बुनियादी शहरियों के हकूक़ में कमी आ जाती है, यानी जब मुल्क में फ़ौजी आमरीत के निफाज से जमहूरी इदारों को नुकसान पहुँचता है और शहरियों के बुनियादी हकूक़ में तो वाकई कमी हो जाती है। तो लोगों उस पर हुकूमत पर तनकीद करने, आज़ादा न तकरीर करने, यूनियन साजी के हकूक़ छीन लिए जाते हैं। उसके बाद जो है वो कहा जाता है कि अवाम और सियासी रहनुमाओं के दरमियान राब्ता ख़त्म हो जाता है इससे, तो सियासी सरगर्मियों का भी ख़ात्मा हो जाता है। तो मुल्क में जब फ़ौजी निज़ाम कायम हो जाने से तो सियासी सरगर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी जाती है, तो मुल्क पास सूरतों में जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाता है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। थोड़ा सा मैंने हिस्टोरिकल बताया, तो हिस्टोरिकल के बाद मैंने बताया कि आर्मी की इंटरवेंशंस होते हैं जिसमें अगर मुल्क में सियासी इंतशार हो, बड़ी ताकतों की पुष्टपनाही होती है, इसमें इक़्तिदार हासिल करने की ख्वाहिश होती है, कोई रिवायात का असर है, नफ्सियाती वजूहात की बुनियाद पर है, या मुल्क की सालमियत ख़तरे में है। ठीक है जी, मुल्क जो है वो टेररिज्म की तरफ जा रहा है, कोई डिज़ास्टर की तरफ जा रहा है, तो उस सूरत में फिर मैंने आपको जो है ना वो इक़्तिदार कैसे चलाते हैं ये मुल्क में। फिर उसके बाद मैंने आपको फाइनियर का बताया कि असर रसूख के ज़रिए, ब्लैकमेल के ज़रिए, सिविल हुकूमतों के रद्द बदल के ज़रिए, बराह रास्त कब्ज़े के ज़रिए, फिर जो है वो तरक्की में मस्बत किरदार क्या है, नज़्म व नस्क को मौसर बनाते हैं, सियासी इस्तेहकाम पैदा करते हैं, अमन व अमान की बहाली करते हैं, कौमी यकजहती को फ़रोग़ देते हैं, बदउनवानियों का ख़ात्मा करते हैं, सियासी, मुआशी और सियासी इस्लाहात करते हैं। ठीक है, इसमें फिर आपकी शरह ख़ानदगी में इजाफ़ा होता है, तरबियत याफ्ता सरकारी मुलाज़मीन, रोज़गार की फ़राहमी, ये चीज़ें सारी मुआशी इस्तेहकाम। लेकिन अब जो है वो इसमें नुकसान क्या होता है, गैर आइनी हुकूमत का क़याम हो जाता है, आमराना निज़ाम हुकूमत होता है, इख्तियारात का जो है ना वो सेंटर चंद लोगों के पास होता है, आवाम से छीन लिया जाता है, सिविल इंतज़ामिया पर
फ़ौज की बालादस्ती होती है, बुनियादी शहरी हकूक़ में कमी हो जाती है, लोग जो है ना वो 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। उसके बाद अवाम और सियासी रहनुमाओं के दरमियान रब्ता ख़त्म, सियासी सरगर्मियों का ख़ात्मा हो जाता है। ठीक है जी, ये थे। अब पाकिस्तान का थोड़ा सा देख लेते हैं कि पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ लगे हैं। पहला वो 1958 में लगा, अयूब खान लगाया। तो उस ज़माने में भी थोड़े से यही मसाइल थे कि देखें जनाब, बंगालियों को उनके राइट नहीं मिल रहे थे, मुल्क में कोई आइन नहीं था। तो इन तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए उसने मार्शल लॉ लगाया। दूसरा 1960 जो है वो 9 में लगा, जो कि 1969 से जो है वो 1971 में लगा। तो वहाँ पर भी यही मसाइल थे। फिर जो है वो अगर भुट्टो साहब का ज़माना देखें 1971 से लेकर 5 जुलाई 1977 तक, तो उस वक्त बांग्लादेश अलहदा हुआ। मुल्क में जनाब सियासी पार्टियों की लड़ाई जो है ना वो शिया सुन्नी के फसाद, उसके अलावा जो है वो अहले ये जो जमात अहमदिया के मसाइल चल रहे थे उस वक्त। मुल्क में जनाब मौलवी अजानों पे अजानें दे रहे हैं, मुल्क में जनाब सियासी इस्तेहकाम नहीं था, यानी इस तरह के मसाइल। फिर उसके बाद जो है वो इन्होंने मार्शल लॉ लगाया जो है मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को। तो उस ज़माने में भी जो है वो मुल्क में यही किस्म के मसाइल चल रहे थे। कारगिल वार, इंडिया जो है वो हमें टेंशन कर रहा था, हमें इंटरनल थ्रेट्स थे, एक्सटर्नल थ्रेट्स थे, ये चीज़ों के ज़रिए। लेकिन ये भी कहा जाता है कि मुशर्रफ को जो है वो अमेरिका ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ है, उस काम के लिए जो है वो बड़े मुल्क की पुश्त पनाही भी थी। तो ये मसाइल थे जो है वो एक सिविल मिलिट्री रिलेशंस में होते हैं। अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? इम्प्रूव इसको करने का तरीक़ाकार यही है कि आप जो है वो मुल्क में तालीम को बढ़ाएं, लोगों को अपने में शरह ख़वानदगी बढ़ेगी, लोग अपने मुल्क के लोगों को वसाइल इस्तेमाल करना सिखाएं, इदारों को मजबूत करें। ठीक है जी, फ़ौज का काम करने दें, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स को रिमूव किया जाए बाय सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमारे सिविल मिलिट्री रिलेशंस को बेहतर कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो है वो वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।